दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं अच्छे होंगे। इसके बाद मैं फर्स्ट वीडियो जब बनाया था उसमें मैंने PP 365 के लिए कर रहा हूँ, जो बुक UPSC के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, करेंटेड के लिए और एक वर्ष के लिए करेंटेड है इसमें। ठीक है, अब मैं दूसरी नेक्स्ट इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं नेक्स्ट स्टेप चर्चा करेंगे है संसद राज्य विधानमंडल स्थानीय कार्यपालिका के संबंधित है। आज इसको कंप्लीट कर लें तो चलते हैं। सबसे पहला देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, इसके बाद अभी संसद में मतलब पिछले साल संसद के मौजूद सदन केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था। क्यों लाया था आपको मैं बता देता हूँ। क्योंकि मणिपुर में ना बहुत हिंसा हो रही थी महिलाओं पे, तो विपक्ष की पार्टियों ना माननीय प्रधानमंत्री जी को तो जाना चाहिए, अभी प्रधानमंत्री जी तो गए नहीं, तो नहीं गए तो विपक्षी पार्टी ने एक अपने रवैया अपनाया, भाई क्यों नहीं जाएंगे, नहीं तो सदन में बोलना पड़ेगा। तो इसलिए सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाए। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव के बारे में जान लेते हैं। यह एक विधायी प्रस्ताव होती है, यह केवल लोकसभा में लाया जाता है और विपक्ष सरकार को बहुमत और शासन करने की क्षमता को चुनौती दे सकती है। अगर ये पारित हो जाती है, मतलब ये पारित नहीं हो पाती है, जैसे विपक्ष लाया जाता है और इसके मत अगर नहीं पारित हुआ तो सरकार गिर जाती है ना। संसदीय लोकतंत्र में देखें तो भारत एक संसद लोकतंत्र राज्य देश है। इसमें संसद यह लोकतंत्र में कई सरकार तभी सत्ता में रह सकती है जब उसके पास क्या हो, बहुमत हो। इसका अर्थ हुआ यदि वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मौजूद सरकार गिर जाती है। तो वो विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। ठीक है, सरकार बचा क्योंकि इनकी सरकार भी बहुत बहुमत है, 300 करीब है। तो इसलिए तो विश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लाया जाता है। ठीक है, इतना करना है और किसी सांसद द्वारा लाया जा सकता है। इसके मैं क्राइटेरिया बताऊंगा, कौन लाए, कितने सांसद चाहिए। तो हम चलते हैं संवैधानिक प्रावधान देखें। आर्टिकल अनुच्छेद 75 की बात करें ना, खंड 3, तो भारत के संविधान के इस अनुच्छेद में उल्लेख है मंत्रिपरिषद जो होता है ना लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसी प्रकार जब राज्य स्तर पर देखेंगे तो 164 के खंड 2 में कहा गया है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन का नियम भी है, उनका खुद का रूल होती है, लोकसभा चाहे राज्य विधानसभा हो बताइए। तो 198 कहता है मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव का आधार क्या होना चाहिए, प्रस्ताव के लिए कोई आधार निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, कोई आधार आवश्यकता नहीं है निर्धारित करने की, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। भाषण, इसमें क्या होती है, भाषण मतलब कि जब तक सदन द्वारा प्रस्ताव पेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है तब तक प्रस्ताव के समर्थन में कोई भी भाषण नहीं दिया जा सकता है। दोबारा नया प्रस्ताव, ये क्या है, एक ही सत्र में 2 बार लाया जा सकता नहीं। एक प्रस्ताव पर चर्चा होने द्वारा उसे स्वीकार कर दिए जाने के बाद उसी सत्र में दूसरा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ठीक है, अब इसके प्रस्ताव की प्रक्रिया देख लेते हैं। जब सदन में विपक्षी दल को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है तो यह प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष इसका परीक्षण करता है और प्रस्ताव सही है या नहीं इसको भी देखिए। उसके बाद नोटिस प्रस्तुत करने वाले सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए सदन की अनुमति मांगता है। फिर इसके बाद अध्यक्ष उन सदस्यों को बुलाता है जो अविश्वास प्रस्ताव लाने में पक्ष में है, यदि कम से कम 50 सदस्य होते हैं। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव लाने के पक्ष में सहमति व्यक्त करते हैं तो सदन में पेश करने की अनुमति देता है। अध्यक्ष की अनुमति मिलने की तारीख से 10 दिन के भीतर टाइम फिक्स है, चर्चा के लिए टाइम देते हैं
बाद देखें तो दूसरी आर्टिकल है कानून निर्मितों के संसदीय विशेषाधिकार पार्लियामेंट्री विजिलेंस लेमेकर। सुप्रीम क्यों? क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में 7 न्यायाधीश की एक पीठ का गठन किया गया था और यह पी.वी. नरसिम्हा राव 1998 में 5 न्यायाधीश की संविधान पीठ द्वारा यह निर्णय पुनर्विचार करेगी। ये क्या मुद्दा है? देखेंगे आप पीछे जब पी.वी. नरसिम्हा राव बाद 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने द्वारा दिया गया निर्णय, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो झारखंड की पार्टी है 1994 से जुड़ा हुआ है। इसमें 1994 में नरसिम्हा राव सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए कथित तौर पर सभी दल के कई सांसदों को रिश्वत दी थी। ये मुद्दा है। अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो अगर नहीं लगता है कि नहीं साबित होगा तो खरीद बिक्री करते हैं। लेकिन निर्णय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 105 और 194(2) के तहत सांसद और विधायक को प्राप्त करने कानूनी अनुमुक्ति सांसद विधानमंडल के किसी भी भाषण या मत के लिए रिश्वत के आरोप में आपराधिक मुकदमे भी संरक्षण प्राप्त करती है। संसदीय विशेषाधिकार को बनाए रखने के लिए तर्क किया है सांसदों या विधायकों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना ताकि वे किसी कानून के बिना अपनी बात रख सके। विधायकों के अधिकार और गरिमा को बनाए रखना बिना किसी हस्तक्षेप के दोनों सदनों स्वतंत्र और प्रभावी कामकाज के लिए संसदीय सदस्यों के सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित करना। संसदीय विशेषाधिकार की बात करें तो विधायिका के सदस्यों को प्राप्त कानूनी प्रतिरक्षा। इसके तहत कानून निर्माताओं ने विधायी कर्तव्य के दौरान किए गए कुछ त्रुटि या दिए गए बयानों में बोलने दायित्व का सुरक्षा प्रदान की जाती है। ये कोई सदस्य है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट सदन में कुछ बोल दिया तो उसके खिलाफ तो मतलब नहीं जा सकते कोर्ट, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति प्राधिकारी किसी सदन में के संसदीय विशेषाधिकार की अपेक्षा करता है या उसे कमजोर करता है तो उसे विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जाता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संसद ने अभी तक सभी विशेषाधिकार को विस्तृत रूप से संहिताबद्ध करने के लिए कोई विशेष कानून नहीं बनाया। केवल सांसद को यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन या सदन की अवमानना हुई है या नहीं। किसी भी न्यायालय को यहाँ यह शक्ति नहीं सौंपी गई, ठीक है। सदन का कोई भी सदस्य सभापति अध्यक्ष के साथ सहमति से विशेषाधिकार का हनन से जुड़ा प्रश्न उठा सकता है, ठीक है। अब विशेषाधिकार समिति की बात करते हैं। यह एक अस्थायी समिति होती है और समिति में दोनों सदनों में गठित किया जाता है। लोकसभा संबंधित 10 होते हैं क्योंकि राज्यसभा से 10। लोकसभा विशेष समिति के सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष नामित करता है, जबकि राज्यसभा में से राज्यसभा के सभापति और राज्यसभा के सभापति जो होते हैं ना उपराष्ट्रपति होते हैं और इनका वेतन उपराष्ट्रपति को नहीं मिलता है। ये बात तो ध्यान रखना, उनको सभापति का मिलता है, ठीक है। मुख्य कार्य सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा इसे भेजे जाने वाले सदन या सदस्यों विशेषाधिकार के उल्लंघन से जुड़े प्रश्नों को जांच करना होता है। देखते हैं संवैधानिक प्रावधान क्या कहता है। अनुच्छेद 105 कहता है संसद के दोनों सदस्य उसके सदस्यों तथा समितियों की शक्तियाँ और विशेषाधिकार से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 194 देखोगे तो राज्य विधानमंडल के सदस्य और उनके सदस्यों की समितियों की विशेषाधिकार और मुक्तियों की विशेषता को तैयार करता है। अनुच्छेद 105 कहता है इसमें प्रावधान किया गया है कि कोई भी सांसद संसद के किसी भी सदन के प्राधिकारी के तहत प्रकाशित किसी भी प्रतिवेदन पत्र मत पर कार्यवाही करने उत्तरदायी नहीं होती है। बात सही है। अनुच्छेद 194(2) के तहत राज्य के विधानमंडल के सदस्यों के लिए भी समान प्राधिकार दिए गए। संसद बोलने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 105(2) के अनुसार संसद में या उसकी किसी समिति में संसद सदस्य द्वारा किसी बात के खिलाफ किसी न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये बात सही है।
यह स्वतंत्रता संविधान के प्रावधान तथा संसद के नियमों प्रक्रियाओं के अधीन है। जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 118 की बात करेंगे, हालांकि 121 सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा करने से रोकता है। ठीक है। अनुच्छेद 122 की बात करें तो न्यायपालिका प्रक्रिया की कथित अनियमितता के आधार पर संसद किसी भी कार्रवाई की वैधता की जांच नहीं कर सकती। भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानून देशों की रफ्तार पर रोक है। कानूनी निर्माताओं को सदन के सत्र से 40 दिन पहले, सत्र के दौरान या सत्र के स्थगन से 40 दिन बाद गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। ये बात सही है। उसके बाद देखें तो दीवानी मामले तक सीमित है। किसी संसद सदस्य को सत्र के दौरान या अन्य किसी आपराधिक मामले में कार्रवाई से कोई छूट प्राप्त नहीं होती है। दोनों सदनों के नियम क्या है? सदन का गृह नियम और सदन की अवमानना क्या है? कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, इस अधिकार का उल्लंघन सदन की अवमानना से अलग होता है। ऐसे किसी भी कार्य के रूप परिभाषित किया गया है। संसद के किसी भी सदन के कामकाज में बाधा उत्पन्न करना ऐसे संसद के किसी सदस्य को निर्माण करता है से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिणाम उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती है। संसद यह सुनिश्चित करने के लिए लिखित अधिकारी है कि सदन की अवमानना हुई है या नहीं। किसी भी अदालत को यह सुनिश्चित करने का अधिकार नहीं दिया गया है। वैसे ही संसद द्वारा किसी दोषी को अवमानना की हिरासत की जेल भेजने की अवधि सदन के सत्र की अवधि तक ही सीमित होती है। यदि सदन के सदस्य दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सदन से निलंबित किया जा सकता है, उन्हें निष्कासन का सामना करना पड़ सकता है। वैसे ही उसके बाद देखें तो विधि निर्माताओं का निष्कासन लोकसभा की आचार संहिता, तो इसमें अध्यक्ष द्वारा नामित 15 होते हैं। तो 1 वर्ष अवधि के लिए वो अपने पद पे बने रहते हैं। ठीक है। लोकसभा की पहली आचार समिति 2000 में और राज्यसभा की 1957 में गठित किया गया। अध्यक्ष द्वारा इसके कार्य देखें तो अध्यक्ष द्वारा संदर्भित किसी सदस्य के अनैतिक आचरण संबंधी शिकायत की जांच करना भी देखें। तृणमूल कांग्रेस की एक सांसद रुपया लेकर क्वेश्चन पूछता था, इसी विषय को हटा दिया। आचार संहिता में संशोधन का सुझाव लेना, सिफारिश करना, सदस्यों का आचार संहिता बनाना, ये भी तो इसके बारे में चर्चा है। हाल ही में आचार समिति की एक रिपोर्ट के आधार पर एक सदस्य को अवैध रूप से उपहार या प्रतिशोधन स्वीकार करने का सदन को निष्कासन कर दिया जाता है। अभी जैसे हुआ है बंगाल के पश्चिम बंगाल में। भारत के किसी सांसद का निष्कासन संवैधानिक या कानूनी आधार पर हो सकता है। निष्कासन का संवैधानिक आधार है कि संसदीय विशेषाधिकारों के किसी उल्लंघन या सदन का अवमानना का दोषी पाए जाने वाले किसी भी सांसद को सदन से निलंबित निष्कासित किया जा सकता है। प्रत्येक सदन में निष्कासन के प्रस्ताव को पारित करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है। निष्कासन के लिए आचार समिति के आगे भागीदारी हमेशा आवश्यक नहीं होती है। सांसदों के निलंबन निष्कासन कानूनी आधार, सदन की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने और व्यवस्था बनाए रखने के सदन के पीठासीन अधिकारी यानी लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति किसी भी सदस्य को सदन से बाहर जाने का आदेश दे सकता है। अत्यधिक कदाचार की देखें तो सदस्यता के लिए अयोग्य व्यक्ति का सदन मुक्त करने हेतु किसी भी सदस्य का निष्कासन कर सकता है। देखते हैं दोनों में अंतर, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के नियम 373 कहता है कि यदि लोकसभा अध्यक्ष को यह लगता है कि किसी सदस्य का व्यवहार अव्यवस्थापूर्ण, ठीक है, तो वह सदस्य को तत्काल सदन से बाहर चले जाने का निर्देश देगा और उस सदस्य को शेष बैठक के समय तक सदन में अनुपस्थित रहेगा। ठीक है। राज्यसभा का नियम 255 कहता है राज्यसभा के सभापति को अव्यवस्थित आचरण के लिए किसी भी सदस्य को तुरंत सदन से बाहर जाने का निर्देश देने की अनुमति देता है। नियम 374 लोकसभा से क्या कहता है? अध्यक्ष जरूरी समझते हैं तो उस सदस्य का नाम ले सकता है जो अध्यक्ष के पदाधिकारी को अपेक्षा कर रहा है, जानबूझकर सदन के कार्य में बाधा उत्पन्न करता हो। अध्यक्ष उस सदस्य के शेष काल तक सदन
से निलंबित करने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। इसके बाद वह सदस्य तुरंत सदन से बाहर चले जाएगा। लेकिन राज्यसभा नियम 256 ये कहता है कि यह नियम सभापति के प्राधिकारी अपेक्षा करने या सभा के नियमों का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को नाम लेने का अनुमति अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, सदन के देखें अनुच्छेद 122 न्यायपालिका प्रतिज्ञाबद्ध और नियमित के आधार पर संसद किसी भी कार्रवाई की वैधता की जांच नहीं करती है। सही है। अगर एक केस आया था राजा रामपाल विवाद 2007 में, न्यायालय ने राजा रामपाल के निष्कासन को बरकरार रखा था, लेकिन यह भी कहा था कि किसी भी अवैध आधार पर इस तरह कार्रवाई न्याय की जाँच के दायरे में आती है। यह ध्यान दिए गए हैं कि निष्कासन और योग्यता एक समान नहीं है, दोनों अलग है। भारतीय संविधान में देखें निष्कासन और अयोग्यता दोनों का प्रावधान करता है। अयोग्यता के तहत संसद का कोई सदस्य आगे चुनाव नहीं लड़ेगा अयोग्यता के आधार पर, जबकि निष्कासन से वह चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, अगर देखें RPA एक्ट 1991 के धारा 8 और खंड 3E के अनुसार दोषी ठहराए जाने वाले विधायक के किसी भी सदस्य को 2 वर्ष से अधिक कारावास सजा सुनाई जाती है तो वह 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। 10वीं अनुसूची जिसमें दल बदल अधिनियम प्रावधान होता है, दल बदल के आधार पर ठहराया जाता है तो संविधान का अनुच्छेद 102 और 151 में शर्तों के सदस्यों को योग्यता प्रावधान किया गया है। यदि वह केंद्र राज्य सरकार के अधिकार लाभ का पद धारण कर रखा हो, मानसिक रूप से विकृत या अदालत द्वारा इसे घोषित किया गया हो, या दिवालिया हो, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, स्वेच्छा में किसी देश की नागरिक हासिल कर लिया, यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून का योग्य घोषित किया गया है। आप देख लेते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। अभी महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष दल बदल विरोधी कानून के तहत विधायकों का योग ठहराने की मांग वाली सभी याचिका को क्या किया, खारिज कर दिया। तो जानते हैं दल बदल अधिनियम है क्या। इस दल बदल अधिनियम नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया। दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के संबंध में कहें तो किसी भी प्रश्न का निर्णय सदन का पीठासीन अधिकारी करता है, सदन की पीठासीन अधिकारी करता है। अयोग्यता के आधार पर निम्नलिखित आधार पर सदस्यों समाप्त हो जाती है। यदि कोई सदस्य अपने दल की सदस्यता छोड़ देता है, सदन में अपने राजनीतिक दल द्वारा जारी किए गए मतदान करता है, ठीक है, या दल द्वारा 15 दिन के भीतर माफ नहीं किया जाता है, तो यदि कोई निर्दलीय किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो ये योग करती है। मनोनीत सदस्य जो है 6 महीना के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वह, ठीक है। इस पॉइंट को आपने ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, दल बदल देखें व्हीप क्या होती है। अभी बिहार में भी देखें दल बदल विरोधी कानून का नियम 2 कहता है दल के सदस्यों को दल की विहित या नीतियों का पालन करने के दायरे में रखता है। संसद की परिभाषा में विहित का तात्पर्य है कि दल के सदस्यों को एक निश्चित निर्देश का पालन करने के लिए जारी लिखित आदेश और इस तरह के निर्देश जारी करने के लिए दल के अधिकृत सदस्य को भी व्हीप या सचेतक कहा जाता है। भारत में व्हीप अवधारणा ब्रिटिश संसदीय प्रणाली का से विरासत में मिली। ब्रिटेन के विधि निर्माताओं को व्हीप के माध्यम से दल आदेशों का पालन करना होता है। तो 10वीं अनुसूची से देखते हैं 2-3 केस हैं, जैसे कि हो तो हो लोहान बनाम जाति लो अन्य विवाद 1992 में हुआ था। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्पीकर का निर्णय का न्यायिक समीक्षा होगी। ये बात अभी देखें, जैसे महाराष्ट्र सरकार ने फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट आ गई, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं राष्ट्रपति एवं राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 2019 के बाद
से राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाले अध्यादेश की संख्या में गिरावट आई। 2022 में कोई अध्यादेश जारी नहीं किया गया। 50 साल में पहली बार ऐसा हुआ। राष्ट्रपति और राज्यपाल को देखो अध्यादेश। सबसे पहले देखते हैं केंद्र और राज्य सरकार विधायिका की स्वीकृति के बिना कोई कानून बनाते हैं उसे अध्यादेश कहा जाता है। ये अस्थायी प्रकृति होती है, वो अस्थायी प्रकृति होती है। ठीक है, अध्यादेश। आप देखें भारतीय परिषद अधिनियम 1861, जहाँ अध्यादेश की परिभाषा है भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1923 में किया। भारतीय संसद अनुच्छेद 123 और 213 में इसका प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को संसद के विधानसभा यानी बिना काल अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यानी सस्त्र में नहीं है विधानसभा या संसद, सस्त्र में नहीं तो अगर जरूरी है कानून बनाना तो अध्यादेश राष्ट्रपति ला सकती है और 213 तक राज्यपाल। ठीक है, अध्यादेश की शक्ति जो होती है ना और प्रभाव देखें तो विधायक द्वारा पारित कानून के समान ही होता है। हालांकि यह अस्थायी प्रकृति होती है और सदन अगले सत्र होने से 6 सप्ताह तक वैध होता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल इसे वापस कभी भी ले सकता है। दोनों सदन इसे अस्वीकार करते हैं, संकल्प पारित कर देते हैं तो अध्यादेश पहले भी समाप्त हो जाते हैं। राज्य विधायिका के मामले में देखें तो अस्वीकार करने वाला संकल्प विधानसभा पारित करता है, विधान परिषद नहीं की जाती है। अध्यादेश केवल उन्हीं मामले में जारी किया जाता है जिन पर सांसद विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, अब देखें हालांकि किसी राज्य के राज्यपाल निम्नलिखित मामलों में राष्ट्रपति निर्देश बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। ठीक है, यदि समान उपबंध वाले विधायकों को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत देखो बताओ जैसे मेंस होगी। ठीक है, सितंबर तो मेंस में आपको कुछ पॉइंट को देखो, यही नोट्स ना आपको मेंस में काम आ जाएगा। ठीक है, पीटीए पे से देख लो, देख लेना। संसद का सचिवालय इससे रिलेटेड देख 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। भारतीय संसद गठन 75 वर्ष पूरा हो गया तो सचिवालय की कार्य क्या होती है सबसे पहले देख लेते हैं। संसद के सदनों के प्रभावी कामकाज के लिए सचिवालय सहायता उपलब्ध कराता है। वेतन अनुदान भुगतान करता है। संसदीय समितियाँ सचिवालय सेवाएं प्रदान करती है। महासचिव द्वारा वैज्ञानिक को सहायता सलाह देना, सदनों को प्रतिदिन कार्रवाई की रिपोर्ट तैयार करना, ये सब समितियों का काम। अनुच्छेद 58 में देखेंगे संसद के प्रत्येक सदन का अलग सचिवालय स्टाफ होगा। संसद कानून द्वारा प्रत्येक सदन के सचिवालय कर्मचारियों की भर्ती नियुक्ति सेवा शर्त चर्चा। दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों का सृजन को भी अनुमति देता है। अनुच्छेद 187 की बात करेंगे तो राज्य विधानसभा मंडलों सचिवालय के 58 बदला। राज्यसभा और लोकसभा 1952 में अस्तित्व में आई थी। इस चीज़ को आपको नोट करनी है। राज्यसभा और लोकसभा 1952 में आई थी। लोकसभा के सचिवालय को संसदीय सचिवालय कहा जाता है, राज्य परिषद सचिवालय कहा जाता है राज्यसभा। ठीक है, अब दोनों में अंतर देखते हैं। लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन पर नियंत्रण कार्य करता है, जबकि राज्यसभा सभापति के नियंत्रण कार्य करता है। प्रशासनिक प्रमुख लोकसभा महासचिव होता है, राज्यसभा में प्रशासनिक प्रमुख महासचिव होती है। ठीक है, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात है तो इसको लेकर देखें तो 2023 में भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के 30 वर्ष पूरे हो गए। 73वें 74वें संशोधनों के परिणाम स्वरूप ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की स्थापना हुई थी। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन 74वें संविधान संशोधन 1992 में पारित किया गया था और उन्हें 1993 में लागू किया गया था। भारतीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। 73वें और 74वें संशोधन के बारे में देखें। 73वां संविधान संशोधन 1992 संसद में अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भारत के संविधान के एक नया भाग 9 जोड़ा गया।
और अनुच्छेद 243 से 243 तक प्रभाव शामिल किए। और संविधान में एक नई सूची 11वीं अनुसूची जोड़ा गया। इसी अनुसूची में 20 विषयों को शामिल किया गया। 74वां संविधान संशोधन की बात करें तो शहरी स्थानीय निकाय सरकार को संवैधानिक दर्जा। संविधान में भाग 9 ये जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 से 243 जेल तक का शामिल है। संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ा गया और इसमें नगर पालिकाओं के लिए 18 तक विषय शामिल किया गया। भारत में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। तो ई ग्राम सेवा, सबकी योजना विकास, ये सब चलता है। तो ये सब मेंस की टॉपिक है। इसमें से बस 73वां 74वां ये आपको पीटी के लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसमें कौन सी समिति बनी थी इसको याद रखना है, आराम रखना। जैसे भगवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सी एच हनुमंत राव, जी के राव, LM सिंघवी, पोंगल समिति। पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति देखें तो RBI ने पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति अपनी रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट 2020-21 से 2022-23 की दे रखें। 243H में कहा रहा है कि राज्य का विधानमंडल कानून तय करके राज्य की संचित निधि से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान का प्रावधान कर सकता है। पंचायतों को कर शुल्क तथा फीस लगान करने का अधिकार आवंटित अधिकार दे रखा है। ठीक है, अनुच्छेद 243 में दे रखा है पंचायतों का वित्तीय संस्थिति की समीक्षा करने, उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए सिफारिश करने हेतु हर 5 साल में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 280(3)B में कहा गया है केंद्रीय वित्त आयोग का कर्तव्य है कि राज्य में पंचायतों के संसदीय संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने की आवश्यकता राष्ट्रपति को सिफारिश करे। उसके बाद देखें तो राजस्व के स्रोत देखें तो कर राजस्व आता है, जैसे कृषि के अलावा भवन, दोनों संपत्ति कर, निजी शौचालय पर कर, प्रकाश कर, पंचायत कर, बहुत सारी होती है। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ सुर्खियों में शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता का निर्माण। इसमें वस्तु में ये देख लेनी है क्षमता निर्माण आयोग क्या है। इसका गठन 2021 में किया गया था। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है, विशेषज्ञ समान दृष्टिकोण वाली क्षमता निर्माण करता है। इसका टॉपिक है। इसमें से बस शहरी स्थानीय निकाय ELBS के बारे में जानते हैं। इनमें से लघु आकार स्थान वाले स्थानीय निकाय होते हैं। शहरी शासन संविधान में राज्य सूची प्रविष्टि संख्या 5 का विषय है। राज्य सूची का विषय होने के कारण ULBS का प्रशासनिक ढांचा कानून अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं। ठीक, 74वां संविधान 1992 के तहत शहरी स्थानीय सरकारों को औपचारिक रूप से सरकार के तीसरे स्तर के रूप में मान्यता दी। 74वें संविधान संशोधन नियम में 3 प्रकार की ULBS का गठन किया: नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद। ULBS के बारे में देख लें। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको 2021 में इस मिशन की शुरुआत किया गया था। ठीक है, इतना आपको रखनी है, ध्यान रखना इसको शुरू की गई। उसके बाद देखो पंचायती उपबंध अधिनियम 1996, एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। ये भी क्यों चर्चा में पेश है? झारखंड ने पेशा अधिनियम से जुड़े नियमों को ड्राफ्ट को सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी करने के लिए पंचायती उपबंध का विस्तार अधिनियम पेशा अधिनियम 1986 के बारे में देख लेते हैं। पेशा अधिनियम को वर्ष 1996 में अधिनियमित किया गया था दिलीप सिंह भुरिया समिति की सिफारिश। ठीक है, पंचायतों संबंधी संविधान के भाग 9 के प्रावधान का कुछ संशोधन को अपवादों के साथ अनुच्छेद 244(1) में अंतर्गत 5वीं अनुसूची में आने वाले 10 राज्यों को विस्तार किया। वर्तमान में 10 राज्य आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, जो कि बिहार को हटा दिया गया। बिहार हट गया। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब ये चीज़ देख लेना 5वीं और 6वीं अनुसूची, ये इम्पोर्टेंट है।
संवैधानिक प्रावधान के 244 एक 5वीं अनुसूची के प्रावधान जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित जाति SC/ST नियंत्रण के लिए लागू होता है। अनुसूचित जनजाति के लिए लागू होता है। और छठी अनुसूची की बात करें तो 244 में अनुच्छेद 275 एक में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजाति के प्रशासन के लिए प्रावधान करता है।